Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. This is my part third video on first chapter Business Studies class 11, that is Business, Trade and Commerce. In today's video we will study a few topics, that is first trading communities strengthen, second merchant corporations, and third major trade centers. So let's start today's video. पहले की दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एंशियंट इंडिया में ट्रेड किस तरीके से बढ़ा, इंडिया की किन चीज़ों ने टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम ने ट्रेड को एनकरेज किया और इंटरमीडियरीज़ का क्या रोल था बिज़नेस को एनकरेज करने में, बिज़नेस को डेवलप करने में, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था एंशियंट इंडिया का उसने किस तरीके से इंडिया को दूसरी कंट्रीज से भी कनेक्ट किया और इंडिया के अंदर में जो ट्रेड सेंटर्स थे उनसे कैसे कनेक्ट किया। आज का पहला टॉपिक है ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन। तो हम ज़रा इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो पीडीएफ आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, ये पीडीएफ जो है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर फिर भी किसी को पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं इसको लिंक में डाल दूंगा और लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का मीनिंग पहले बता देता हूँ आपको मैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ऐसा एक ग्रुप जो मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है, ऐसे ग्रुप को ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कहा जाता है। और ऐसे ही जब ग्रुप बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाते हैं। तो कुछ इंडिया के फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ रहे हैं। इस टॉपिक में हम उन फेमस कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पंजाबी, मुल्तानी, ये वो कम्युनिटीज़ थी, वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में अपना जो एक डोमिनेशन जिसको कहते हैं तो वो बना के रखा था। मतलब सबसे ज़्यादा यही लोग पॉपुलर थे वहाँ पे और सबसे ज़्यादा इन्हीं की चलती थी वहाँ पे। गुजरात और राजस्थान में जो सबसे पॉपुलर कम्युनिटी रही वो थे भट्ट्स, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में गुजरात और राजस्थान में अपना एक जगह बनाई, एक प्लेस बनाई, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर रहे। भट्ट्स को महाजन भी कहते हैं, वहाँ पे इनको महाजन के नाम से भी जानते हैं। छठ कम्युनिटी साउथ में काफ़ी पॉपुलर रही। और अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करें यानी सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ के अंदर में जो उस टाइम की जो पॉपुलर सिटी रही थी जिनमें से एक अहमदाबाद भी था, वहाँ पे जो जितने भी महाजन कम्युनिटी थी इनका भी एक हेड होता था, उस हेड को नगर सेठ कहा करते थे। और जो अदर जो कम्युनिटीज़ थी वो जब उन्होंने जिन सिटीज़ के अंदर में उन्होंने अपना डोमिनेशन किया तो उन्होंने जो है प्रोफेशनल क्लास भी एक बनाई। ट्रेडिंग जो चीज़ें होती है सिर्फ उन्होंने गुड्स और सर्विसेज में ही ट्रेड नहीं किया, उन्होंने फिर कुछ और चीज़ों को भी प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आए अपने अंदर में। अब प्रोफेशनल क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें प्रोफेशनल का मतलब होता है कि ऐसा एक इंसान जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की कुछ स्पेशल नॉलेज होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हकीम जैसे कि डॉक्टर, वैद्य जैसे फिजिशियन, वकील जैसे लॉयर, पंडित या मुल्ला जैसे जो प्रीस्ट होते हैं मंदिर के अंदर में, या मतलब जो हमें सिखाते हैं कि मंदिरों में पूजा कैसे करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, मतलब रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताने वाले लोग जो थे उस टाइम पे उनको पंडित या मुल्ला कहा करते थे। पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर यानी कि जो अच्छी हैंड राइटिंग लिखते थे उनको कैलीग्राफर कहते थे। तो ये लोग काफ़ी पॉपुलर हुए उस टाइम पे और इन्होंने भी अपनी एक कम्युनिटी बनाई और ये उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुए। दूसरा हमारा टॉपिक है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडर और मर्चेंट दोनों थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर में। हालांकि हम इनको कॉमनली एक ही नाम से कहते हैं, चाहे ट्रेडर बोल लो चाहे मर्चेंट बोल लो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, वो बता देता हूँ मैं आपको। ट्रेडर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अपनी लाइवलीहुड यानी कि उनका जो जीवन है वो डिपेंड करता है सिर्फ गुड्स और सर्विस को सेल करके ही उनका जीवन जो है चल पाता है।
वहीं अगर हम मर्चेंट की बात करें तो मर्चेंट थोड़े से रिच होते हैं और वो ये काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, लेकिन वो किसी और से लेते हैं और किसी और को देते हैं, यानी मीडिएटर वाला काम करते हैं। तो हालांकि दोनों का काम देखने में तो सेम लगता है, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंस इसमें होता है। और इसके बारे में और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जो मर्चेंट कम्युनिटी थी वो उनके कुछ प्रोटेक्शन करने वाले लोग होते थे, और इन मर्चेंट कम्युनिटी बोल लो चाहे ट्रेडर्स की कम्युनिटी बोल लो, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि इनके जो राजा महाराजा जिस एरिया में ये लोग काम करते थे, कभी कभी अगर मर्चेंट अकेले काम कर रहा है या उसकी कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है तो उसको काफ़ी ख़तरा रहता था। इस वजह से इनकी जो कम्युनिटी, इनका जो ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी प्रोटेक्शन करता था, उन्हें गिल्ड्स कहते थे। तो आप इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से पता लग जाएगा आपको इसके बारे में। तो मैं बता देता हूँ आपको गिल्ड्स का काम क्या होता था। गिल्ड्स एक ऐसा ग्रुप था जो कि ट्रेडर्स ने मिलकर बनाया था, ट्रेडर या मर्चेंट्स ने मिलकर बनाया था और अपनी एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। और इस ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपना काम करने का तरीका होता है, और जिस भी एरिया में, जिस भी किंगडम में, जिस भी किंग्स के अंडर में लोग रहते हैं, वहाँ का जो किंग होता है वो भी जो है इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और इनके बनाए गए रूल्स की भी रिस्पेक्ट करता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि किंग्स हो चाहे किंगडम हो, इनकी जो इनकम का एक सोर्स होता है, मेन सोर्स, वो टैक्स होता है। टैक्स जिसको हम गवर्नमेंट की इनकम बोलते हैं। तो वो टैक्स जो है इनको इसी तरीके की जो ट्रेडिंग काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, उनसे ही इनको पैसा मिलता है। तो इसीलिए राजा भी इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए जो है राजा काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट भी करता है। और इस टॉपिक में हम कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। मैं उनके बारे में एक ही करके बताता हूँ आपको। तो पहला इसमें ऑक्ट्राई ड्यूटी दे रखा है। तो ऑक्ट्राई का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर करते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एंटर करते हैं, तो उस दूसरी प्लेस में जाने के लिए जो आपको पैसा देना पड़ता है उसको ऑक्ट्राई ड्यूटी बोलते हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो जब हम किसी स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। ये एक तरीके की ऑक्ट्राई ड्यूटी होती है। दूसरा है इसमें कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स। तो कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स क्या होता है? कस्टम ड्यूटी तब लगाई जाती है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर में चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, और टैरिफ्स भी वही वाला काम करता है। तो ये जो पैसा हमें देना पड़ता है अपनी कंट्री के अंदर सामान लाने के लिए, दूसरी कंट्री से ला रहे हैं जब हम, या फिर हम दूसरी कंट्री को जब बेच रहे हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को या अपने राजा को जो उस टाइम पे हम पैसा देते थे उसे कस्टम ड्यूटी कहते थे। फेरी टैक्स और तीसरा इसमें आता है फेरी टैक्स। तो फेरी टैक्स क्या होता है कि आप किसी राजा के अंडर में हैं। जैसे अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे जो भी राजा होते थे वो अपने यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको यूज़ करने के लिए अगर इन मर्चेंट्स या ट्रेडर्स को देते थे तो उसके बदले में उनसे जो है पैसा चार्ज करते थे, और उसी चीज़ को फेरी टैक्स कहा जाता था। फिर आता है लेबर टैक्स। लेबर टैक्स होता था कि आप किसी राज्य के राज्य में काम करते हैं और वहाँ के लोगों का यूज़ करते हैं, यानी सामान उठाने में, सामान ले जाने में या किसी और तरीके से, तो उसका भी आपको राजा को टैक्स देना पड़ता था। वो लेबर टैक्स है। ये जो टैक्स का पैसा होता है या टैक्स होता है, ये या तो राजा को डायरेक्टली कैश में दिया जाता था, राजा को दिया जाता था, या राजा का जो भी राजा ने जो भी इंसान को अपॉइंट कर रखा उसके लिए टैक्स कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, तो वो उनको भी दे सकते हैं। तो उनको हम पेमेंट जब करते हैं तो हम कैश भी दे सकते हैं उनको, या फिर अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम उसके बदले में उनको काइंड, जो उसमें लिखा हुआ है काइंड, तो काइंड का मतलब होता है कि जैसे हम जिस भी चीज़ का सेल कर रहे हैं हमने थोड़ी बहुत चीज़ उसमें से वो दे दी तो वो भी चल जाता है। काइंड का मतलब सामान आप दे सकते हैं, पैसों के बदले में कोई और चीज़ दे सकते हैं जिस भी चीज़ का आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये टैक्सेस का पेमेंट होता था। गिल्ड्स का काम था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन करना। अगर जैसे अगर राजा ज़्यादा टैक्स चार्ज कर देता है या फिर राजा को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है तो इससे क्या होता है कि जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, और इसकी वजह से क्या होगा
कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इससे जो है हो सकता है कि कस्टमर्स को ख़रीदें या कस्टमर उसको ना ख़रीदें। तो इन सारी जो मैटर है इसको सेटल करने के लिए जो ये गिल्ड्स बनाए जाते हैं ये इसीलिए होते हैं। गिल्ड्स राजा के पास जाके इन सारे मैटर्स को सेटल करता है, टैक्स कलेक्टर के पास जाके इन सारे मैटर्स को सेटल करता है, और ताकि ना ही कस्टमर को प्रॉब्लम आए और ना ही जो है इन मर्चेंट्स को प्रॉब्लम आए। गिल्ड्स अपने एरिया के रिलीजियस कस्टोडियन भी होते हैं। रिलीजियस कस्टोडियन का मतलब है कि धर्म की रक्षा करने वाले भी होते हैं, धर्म की प्रोटेक्शन और धर्म को एनकरेज करने वाले भी होते हैं, और इस वजह से क्या करते हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े डोनेशंस देते हैं, और ये लोग मंदिर्स भी बनवाते हैं, उनकी बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, और इस तरीके से जो मर्चेंट्स होते हैं कई बारी काफ़ी पॉपुलर और पावरफुल भी होते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजर ट्रेड सेंटर्स। तो मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में आपको बता दूं तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर में यानी एंशिएंट इंडिया के अंदर में बहुत तरीके के टाउन्स थे। जैसे इसमें दिए गए हैं जो टाउन्स, पोर्ट टाउन था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, मर्सेंटाइल टाउन था, सेक्रेट टाउन था, पिलग्रिमेज टाउन था। तो इनके बारे में बता देता हूँ मैं क्या क्या होता है। ये पोर्ट टाउन का मतलब होता है कि जहाँ से ट्रेड बहुत बड़ा आसान हो जाता है, तो ट्रेड करने के लिए मेनली उसको यूज़ किया था। पोर्ट मेनली क्या होता है कि जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे जो जहाज़ होते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनको खड़ा करने के लिए, वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जो जगह होती है उसको पोर्ट कहा जाता है। और ज़्यादातर जो भी हमारे कोस्टल एरिया वाली जगह थी वहाँ पे जितने भी टाउन बने हैं वो सारे पोर्ट टाउन्स कहे जाते हैं। दूसरा आता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग टाउन। मैन्युफैक्चरिंग टाउन का मतलब होता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। फैक्ट्रीज़ बहुत सारी लगी हुई हैं वहाँ पे, और अलग अलग चीज़ों को वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे जो टाउन होते हैं, ऐसे टाउन को मैन्युफैक्चरिंग टाउन कहा जाता है। फिर आता है मर्सेंटाइल टाउन। मर्सेंटाइल टाउन का मतलब होता है ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और बड़े लेवल पे जो है सेलिंग और परचेजिंग हो रही है वहाँ पे, तो ऐसे टाउन को मर्सेंटाइल टाउन कहा जाता है। फिर आते हैं सेक्रेट सेंटर्स। सेक्रेट सेंटर्स का मतलब होता है कि होली सेंटर्स यानी पवित्र जगहें, जहाँ पे लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे भी ज़्यादातर जो होता है हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती है। जैसे अगर हम बात करें जो होली सेंटर्स हैं, अगर चार धाम हमारे जैसे उत्तराखंड है जहाँ पे लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो ये सेक्रेट सेंटर्स इनको कहा जाता है। जैसे यूपी में कुछ जगह हैं जो जिनको हम सेक्रेट सेंटर्स कहते हैं, जैसे मथुरा है, वहाँ अगर जाते हैं तो बहुत सारे मंदिरों के दर्शन हमें हो जाते हैं। दूसरा आता है पिलग्रिमेज टाउन। पिलग्रिमेज टाउन का मतलब होता है कि तीर्थ स्थान, जहाँ पे लोग जो है वो कुछ मन्नत लेके जाते हैं, या फिर जो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, या फिर ऐसा कुछ टाइप का होता है। तो जैसे हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब पिलग्रिमेज टाउन के अंदर में आते हैं। जहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं वो सेक्रेट टाउन में आएगा। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूँ इसमें। और पिलग्रिमेज का मतलब होता है कि वो एक ऐसी जगह होगी जिसकी काफ़ी मान्यता होगी। जैसे अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो लोग वहाँ जाते हैं, वो लंबा रूट होता है, वहाँ पे जाके दर्शन करके आते हैं, तो ऐसे को पिलग्रिमेज टाउन कहा जाता है। मतलब जैसे जिस भी जगह पर, कटरा जगह है जो उसके आसपास में जो वैष्णो देवी है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो वो जो जगह है वो काफ़ी पॉपुलर होगी। इसी तरीके से अगर हम वाराणसी की बात करें, मथुरा की बात करें, या हरिद्वार की बात करें, तो ये सब पिलग्रिमेज टाउन के अंदर में आएंगे, और ये टाउन जो है काफ़ी डेवलप्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में सेलिंग और परचेजिंग होती है। ये सभी टाउन की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ड्स की होती है, क्योंकि जितने भी ये टाउन मैंने बताया आपको, ये सब जो गिल्ड्स होते हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि यही कस्टोडियन होते हैं हर चीज़ के, तो वो उनको डेवलप करते हैं। और जिस जगह पर अगर अच्छा डेवलपमेंट हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पे जो गिल्ड है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी पावरफुल है। एंशिएंट इंडिया के जो पॉपुलर ट्रेड सेंटर्स रहे हैं, इसमें जो मेजर ट्रेड सेंटर में दिया गया है, तो मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ। तो पहला इसमें जैसे दे रखा है पाटलिपुत्र। तो जो पाटलिपुत्र है ये आज के पटना में है। पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, हम सब जानते हैं, और ज़्यादातर यहाँ से स्टोन्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। दूसरी जगह है पेशावर जो आज के पाकिस्तान में है, और ये ज़्यादातर पॉपुलर थी अपने वूल के लिए, और यहाँ पे ज़्यादातर जो इंपोर्ट किया जाता था वो हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था।
फर्स्ट सेंचुरी एडी में इंडिया, चाइना और रोम के बीच में जो कनेक्शन था वो पेशावर की वजह से ही था और ये उनकी कनेक्टिविटी को आसान करता था। थर्ड इसमें आता है टक्सिला। ये भी एक मेजर सेंटर रहा है इंडिया का और एक सबसे ज़्यादा जो वर्क है, अगर हम बात करें कनेक्शन कराने का जो वर्क है वो इस तक्षशिला ने किया था, जो पाकिस्तान में है आज के। और ये एक बुद्धिस्ट सेंटर भी रहा है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने काफ़ी बार सुना है, तो वो ये जगह थी। फोर्थ आता है हमारा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो आज के दिल्ली के अंदर में है और इंडिया का कनेक्शन इसने ईस्ट और वेस्ट से कराया है, यानी कि इंडिया का ईस्ट और इंडिया के वेस्ट से कनेक्शन कराने में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है ये। मथुरा जो आज के यूपी में है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुड्स की सेलिंग हुई है और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना है। फिर आता है सिक्स्थ वाराणसी। वाराणसी जो आज के यूपी में है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बनारसी साड़ी हम सब ने सुनी है, तो ये बनारसी साड़ी के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है। फिर आता है सेवेंथ मिथिला। मिथिला जो इंडिया और नेपाल में कहते हैं इसको, ये ज़्यादातर पॉपुलर रहा है क्योंकि इसने जो हमारा कनेक्शन कराया है इंडिया का, या फिर उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया का जो कनेक्शन कराया चाइना से, जावा से, सुमात्रा से, ब्रोनो से, ये सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ से जो है कनेक्शन कराने का काम जो है इस मिथिला सेंटर से ही हुआ है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम इस 7 जो मेजर ट्रेड सेंटर्स के तक हमने इसमें पढ़ा, तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो भी सेंटर बचे हुए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।